नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां पर हम मॉडर्न हिस्ट्री शार्ट नोट्स के पहले भाग में यूरोपियों और यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो आइए बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और शार्ट नोट्स के इस भाग को देखना प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है कि विदेशियों मतलब जो यूरोपी हैं उनका भारत में आगमन। उनका आगमन कब हुआ, उनका क्रम क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो किनका, जो यूरोपी हैं, विदेशी हैं, उनका क्रम। और उसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है, पुड अंडेफ्र। पुड अंड्रेफ आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। पुड अंड्रेफ, ठीक है। इसको जैसे पू से हो जाएगा आपका पुर्तगाल, पहले पुर्तगाली आए भारत में, फिर डी से डच, फिर आ से अंग्रेज, फिर डे से डेनिस और फ्रा से फ्रांसीसी। तो पुज अंड्रेफ आप कह सकते हैं। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। यदि पुर्तगालियों की बात की जाए कि पुर्तगाल का कौन आया था, तो भैया आपको पता ही होगा कि वास्को डी गामा जो था ये पुर्तगाल वासी था। और कहाँ पर आया था, जो भारत का केरल का, जिसे मालाबार तट भी कहते हैं, वहाँ पर सर्वप्रथम वो आया था, ठीक है। डच, डच में कौन, कार्नेलिस डी हार्टमैन। कार्नेलिस डी हार्टमैन जो डच यात्री था वो सर्वप्रथम भारत आया था डचों की तरफ से। वहीं पर अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था, कौन सा अंग्रेज पहली बार आया था, तो जॉन मिल्डेन हॉल। वहीं डेनिस जो आए थे वो अपनी कंपनियों के साथ आए थे, कोई यात्री ऐसा नहीं आया था। यदि आपको ऐसा मिलता है कोई यात्री तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रांसीसियों की यदि बात की जाए तो फ्रांसीसियों में फ्रांसवा बर्नियर जो था वह एक व्यापारी था, यात्री था। वो फ्रांसीसियों के तरफ से पहला फ्रांसीसी यात्री जो भारत में आया था, कौन, फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। डेट वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, क्रम ही पूछता है, तो क्रम ही याद रखिएगा। डेट आप याद भी रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। देखिए अब तक हमने क्या देखा कि यूरोपियों का भारत में आगमन, और उसका ट्रिक क्या था, पुड अंडेफ। पुड अंडेफ का आशय यह है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, ठीक है, डेनिस और फ्रांसीसी, ठीक है। यहाँ पर आप देखे ही होंगे, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनका भारत में आगमन कब हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए उसका जो ट्रिक है वो है क्या, PBDDF, PBDDF, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टफ है, दिमाग में एक दो बार अगर बैठाएंगे तो वो आसानी से बैठ जाता है। क्या है, PBDDF जो है इसका ट्रिक है। अब पी से क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, 1498 में। वहीं पर बी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब आया, 1600 में। वहीं पर डी से हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1602 में आया। वहीं अगले डी से हो जाएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और एफ से फ्रांसीसी, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब, 1664 में, ठीक है। तो PBDDF, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ते हैं ना PDF, ठीक है। तो P के बाद B लगाइए और डबल D उसके बाद F। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कौन कंपनी आई, पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश, फिर डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी आए। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले एवं सबसे बाद में भारत से जाने वाले थे। जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भी गए थे, वो स्वतंत्रता के उपरांत भारत से गए। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यूरोपीय एवं उनके कार्य। कुछ कार्य हैं, जैसे वास्को डी गामा जो था वो भारत आने वाला प्रथा पुर्तगाली था, ठीक है। और प्रथम यूरोपीय भी आप कह सकते हैं कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। और कहाँ पर आया था, केरल के तट पर, जिसे मालाबार तट भी जाना जाता है। वहीं पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ये क्या था, प्रथम पुर्तगीज गवर्नर था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या था, प्रथम पुर्तगीज गवर्नर, या प्रथम पुर्तगीज गवर्नर कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस
इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन? कैप्टन हॉकिंस। वहीं पर कलकत्ता का संस्थापक कौन हुआ? जॉब चार्नक। जॉब चार्नक जो था वो कलकत्ता का संस्थापक था, जबकि गोरेल्ड अंगियार जो था वो मुंबई का संस्थापक था। फ्रांसिस डे जो था वो मद्रास का संस्थापक था। तो जॉब चार्नक कलकत्ता का, गोरेल्ड अंगियार वो बम्बई का, और फ्रांसिस डे ये मद्रास का संस्थापक था। इस बात को आप याद रखिएगा। अन्य कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। उसमें क्या है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन में स्थापना हुआ, उस समय भारत का बादशाह अकबर था। ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब उसका ब्रिटेन में स्थापना हुआ, तो उस समय भारत का जो बादशाह कौन था? वो अकबर। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भारत में आई तो क्या हुआ? उस समय भारत का जो बादशाह था वो कौन हो गया? जहांगीर हो गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब ब्रिटेन में स्थापना हुआ था तो उस समय भारत का बादशाह अकबर, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उस समय भारत का बादशाह जहांगीर हो गया। हॉकिंस के आगमन भारत के समय जहांगीर भारत का बादशाह था। ठीक, सर टॉमस रो द्वितीय अंग्रेज दूत था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की। ठीक है, और पहला कौन था? हॉकिंस था। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ? कोचीन। कोचीन कहाँ है? केरल में है। तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ? कोचीन में। वहीं पर फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ? सूरत में। डचों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ? मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो डचों की वहाँ पर पहली फैक्ट्री थी। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री ये सूरत में, जो कि गुजरात में अवस्थित है। तो यहाँ पर अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री थी। अब इसके बाद अन्य तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे क्या? आलू, तंबाकू, मकई को पुर्तगालियों ने भारत में लाया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। मतलब दीवानी का मतलब ये है कि जो कर इकट्ठा करने, ये सब जो अधिकार होते हैं, वो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। अगला पॉइंट है, यूरोपीय वासियों को प्रथम सोरा मतलब सर्वोत्तम सोरा व अफीम बिहार से प्राप्त हुआ। तो बिहार तत्कालीन समय में क्या था कि सोरा और अफीम का एक मतलब अच्छा क्षेत्र माना जाता था। तो यूरोपियों को सर्वप्रथम उत्कृष्ट अच्छे प्रकार के सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त हुए? बिहार से प्राप्त हुए। अब देख लेते हैं कि जब यूरोपीय वासी आए यहाँ पर तो कई प्रकार के युद्ध होने शुरू हो गए, और उनका तो काम यही था कि युद्ध करना, लड़ाना, भिड़ना, एक दूसरे को पराजित करना और अपना साम्राज्य स्थापित करना। तो अब वही देखेंगे कर्नाटक युद्ध एवं उनके तात्कालिक कारण एवं अन्य तथ्य। तो कर्नाटक युद्ध जो हुए थे, 3 कर्नाटक युद्ध, उनको देख लेते हैं और जो मुख्य पॉइंट है उनको देखेंगे। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ? 1746 से 1748। कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। प्रश्न सीधे पूछता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, और किसके किसके बीच? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ। समाप्ति कैसे हुआ? एक्सला चैपल की संधि से। ठीक है, तो पूछ सकता है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो एक्सला चैपल की संधि से हुई। किसके बीच में हुई? ब्रिटेन और फ्रांस में हुई। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। वहीं पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से? 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ। कारण क्या था? कर्नाटक क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु, मतलब कौन कर्नाटक पर नियंत्रण करेगा, इसके लिए ये युद्ध लड़ा गया। किसके? ब्रिटिश और जो फ्रेंच कंपनियां थी उनके बीच। समाप्ति पांडुचेरी की संधि। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? पांडुचेरी की संधि से। वहीं तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से 63 के बीच में हुआ। कारण क्या था? भारत में प्रभुत्व स्थापित करने हेतु, मतलब अब तक द्वितीय में कर्नाटक क्षेत्र पर नियंत्रण था, लेकिन अब क्या हुआ कि भारत में प्रभुत्व स्थापित करना था। ठीक है, और किसके किसके हुआ? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, फ्रेंच के बीच में हुआ। और समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। तो पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला चैपल की संधि से, द्वितीय पांडुचेरी की संधि से, और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुआ था। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा पूछता है। वैसे तीनों जो युद्ध हुए थे, तीनों कर्नाटक युद्ध, वो ब्रिटिश और
फ्रेंच के बीच में हुए थे। तो इस बात को कॉमन आप याद रखिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वांडीवास का युद्ध जो 1760 में लड़ा गया था, निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए एवं अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। तो प्रश्न सीधे पूछता है कि कौन सा ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया और अपनी जो सर्वोच्चता थी उसको स्थापित किया। तो वांडीवास का युद्ध, डेट भी पूछता है तो डेट याद रखिएगा 1760 में, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नोट्स बनाते वक्त मैंने ये विशेष ध्यान रखा है कि जो भी आपको कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद रहती हैं उसको ना नोट किया जाए, जो सामान्यतः थोड़ा टफ होते हैं या याद करने में समस्याएं होती उन्हीं बातों को लिखा जाए जिससे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो इसमें है कि पुर्तगालियों ने जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत की। तो जहाज निर्माण किसने? पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने की। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में, जबकि शाहजहां की अनुमति से चंदेल में कारखाना स्थापित किया, ठीक है। अगला पॉइंट है, अंग्रेज जनरल आयरकूट ने 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लाली को पराजित किया, ठीक है। यहाँ लाली लिखा है तो लाली है, ठीक है। काउंट डी लाली को पराजित किया किसने? आयरकूट ने। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वांडीवास का युद्ध था और आयरकूट ने कूट दिया और कूट के क्या कर दिया? लाल कर दिया। किसको? काउंट डी लाली, उसका नाम है ना, लाली लास्ट में आ रहा है ना। तो किसने कूटा? आयरकूट ने। किसको? काउंट डी लाली को कूट के लाल कर दिया। तो ऐसे वांडीवास के युद्ध में, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट यह है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, जो नीले पानी की नीति थी, वो पुर्तगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा लाया गया था। जो नीले पानी की नीति थी मतलब टैक्स लेते थे, कर लेते थे समुद्र में जो अन्य देशों के यूरोपीय कंपनियां थी उनके जहाज़ों जो जाते थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए, उनसे टैक्स लिया जाता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो किसने प्रारंभ की? पुर्तगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम मुद्रण मशीन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित हुआ। भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का कार्य फ्रांसीसियों ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि भारतीय वस्त्रों को मतलब निर्यात की वस्तु बनाने का कार्य किसने किया था? तो फ्रांसीसियों ने किया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।